नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर और वो मुद्दा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बाजार जब गिरती है तो कई लोग सीखने के लिए लालायित हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। जब मार्केट गिरती है हमको खुद बहुत कुछ सिखाती है और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सीखने की तरफ एक कदम बढ़िया वाला होगा। यहाँ पर आपका माइंड थोड़ा सा रेशनल अप्रोच लेकर के चलेगा। मार्केट को लेकर के आपका नज़रिया भी बदल सकता है, खासकर अगर आप मार्केट में नए नए आए हो तो। ठीक है, मैं एक कंपनी लूँगा, उस कंपनी के रिजल्ट से कुछ पॉइंट्स लाऊंगा आपके सामने और वहाँ से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं निफ्टी का चार्ट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे सवाल पूछा था कि कुछ अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बता दीजिए। तो कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे कॉमेंट किए और अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट कौन सी होती है वो वीडियो आप देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब निफ्टी के ही कंपैरिजन में अगर आप ब्रिटानिया को कंपेयर करोगे तो उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। ये स्टॉक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, आपको इस पर कोई संदेह नहीं है कि 3332 पे ट्रेड करने वाला ये स्टॉक एक हीरा स्टॉक है। कमाल का रिजल्ट पेश करता है, सब कुछ इसके फेवर में जाता है। ठीक है, मार्केट में इसका दबदबा है, मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स का दबदबा है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक का दबदबा है। ठीक है, हर कोई इस स्टॉक को लोअर प्राइस पे खरीदना चाहता है, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ये स्टॉक टूटता है। और वहाँ पर जब भी ये स्टॉक टूटता है, याद रखिए आपको एज एन अपॉर्चुनिटी ही उसको लेना चाहिए, क्योंकि इसने पास्ट परफॉर्मेंस इस तरीके से करके दिखाई हुई है, पास्ट रिजल्ट्स को इस तरीके से हमारे सामने रखा हुआ है कि वो दिल को गदगद कर देते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर सीखा क्या, मुझे एक स्टॉक के बारे में पता चला जो कि मार्केट के कंपैरिजन में स्ट्रांग है और हमको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। इसमें सीखने वाली बात क्या है, आप सीधे स्टॉक का नाम बता देते। तो मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। और अगर कुछ सच में समझ में आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो अच्छा वाला फील आएगा, हाँ आप लोग सीखना चाहते हो। ठीक है, अब जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट अप हुआ है 4.3%, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट कितना अप हुआ कितना नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अभी आप उसको हटा दीजिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक होल्डर्स को उससे कोई इंटरेस्ट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर लिखा गया कि मार्जिन अंडर प्रेशर है। मार्जिन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा एकदम आसान भाषा में। आप रियल लाइफ में भी इसको समझते होंगे कि लोग पूछते हैं ना कि मार्जिन मुझे कितना मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर आपने मार्केट में ले जा करके बेचा, आपका हिस्सा उसमें से कितना है, आपको कितना मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पैसा मिलता है प्रॉफिट के रूप में, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जब आप अंडर प्रेशर में देख रहे हो मार्जिन को, इसका मतलब बात आपको क्या समझ में आई कि कंपनी को महंगाई से या तो डेंट पड़ रहा है या फिर इनको कॉम्पिटिशन से बहुत तगड़ा डेंट पड़ रहा है। तो आप एकदम समझ गए होंगे कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल थी इनकी, वो जो है 21% उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग वॉच अप 21.3% और इसी के कारण मार्जिन पे डेंट पड़ा। अब ये कैसे होता है, चलिए 100 रुपये का आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में ले करके आ जाते हो और उसको बेचते रहते हो। अब इसको बनाने के लिए लेट से कि आपका 70 रुपये प्रोडक्ट में खर्चा हो जाता था, कुछ कॉस्टिंग आती थी सैलरी देने की, ठीक है, मशीन की, ढेर सारी चीज़ें होती हैं एज एन खर्चा, एज एन एक्सपेंस, आपको बात वो पता ही है। ठीक है, तो कुल मिला करके आप इसको लेट से कि 85 रुपये में तैयार कर लेते थे। 15 रुपये मैंने एक्सटर्नल खर्चा जोड़ दिया प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अलावा। ठीक है, तो 85 में आप तैयार करते थे, 15 आपकी मार्जिन हो जाती थी, जिसको आप एज एन प्रॉफिट बोल सकते हो, एज अ प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ करके 80 हो गया। अब अगर आप इसमें 15 जोड़ोगे तो बचा 5 रुपये आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा वाला डेंट पड़ा ना, मैंने समझाने के लिए लिया है, इतना बड़ा तो यहाँ पर नहीं पड़ा है लेकिन पड़ा है। ठीक है, अब 21% बढ़ जाना एक बड़ी बात होती है। और अगर इनके मार्जिन की मैं बात करूँ, और यहीं से है आपके लिए सीखने की शुरुआत, ध्यान से रखिएगा इसको दिमाग में बात को। इनका जो मार्जिन है वो घट करके 17% पे आ गया है। 17% में आपको समझाऊंगा क्या है मार्जिन है। ठीक है, 17 रुपये ये 100 में से कमा रहे हैं। मार्जिन भी 3 तरीके के होते हैं, आपके लिए रिसर्च का मुद्दा है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस में रिसर्च कर रहे हो, मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नहीं फंडामेंटल एनालिसिस बुरी चीज़ है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत मेहनत करने पे मिलता है। इसीलिए मैं आपको अगर कुछ रिकमेंड करता हूँ तो वो है टेक्निकल एनालिसिस सीखना। अगर ये सीख जाओ तो फंडामेंटल एनालिसिस में समय दो। मैंने उल्टी अप्रोच इसलिए ली थी क्योंकि मुझे यही सिखाया गया फंडामेंटल एनालिसिस के बिना आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर बाद में पता चला फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ वही अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिनके पास शुरुआत से ही बहुत बड़ा पैसा हो। और बड़ा मतलब बड़ा 1-2 करोड़ नहीं, 5, 10, 15 करोड़ रुपए। तभी आप सही से कंपनी के बारे में अच्छे से जा करके ऑन साइट जा करके सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो, गैदर कर सकते हो।
ठीक, वापस आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मुद्दे को भी छोड़ते हुए 17% मार्जिन पे, ये घट करके 17% हुआ है। 18.3 था एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है, 18.5 से थोड़ा सा कम था, आप इसको कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। अब 17% पे इनका मार्जिन आ करके बैठा है। ठीक, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 17% का मार्जिन मतलब क्या? ये कंपनी मेहनत कर रही है और इनका जो मार्जिन है ऑन प्रोडक्ट दैट इज 17%। अब एक कंपनी जो 17% के मार्जिन पे आपको प्रोडक्ट ला करके दे रही है, और ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आप चेक करके देखिए भाई साहब। मेरा पर्सनल फेवरेट बर्बन, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है चॉकलेट ना पसंद हो, लेकिन जिनको पसंद होगा उनको बर्बन भी पसंद होगा। और ब्रिटानिया जो बर्बन बनाती है, मतलब उसका तोड़ ही नहीं है मार्केट में। उस प्राइस पॉइंट पे तो मैं कह रहा हूँ कि कोई तोड़ नहीं रख सकता उसका। उसमें वो चाहे तो कुछ देखो, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मार्जिन, वो प्रोडक्ट की मैंने बात इसलिए कही क्योंकि देखो एक कमाल की कंपनी है, उसका मार्जिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लल्लू पल्लू कंपनी आपके सामने ला करके रख दिया हूँ। ब्रिटानिया एज अ नेम आप खुद फील कर सकते हो कितना बड़ा नाम है, और वो कंपनी 17% के मार्जिन पे काम कर रही है। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है कि वो 100 रुपये का काम करती है और उसमें से 17 रुपये बचा पा रही है एज अ प्रॉफिट। अब आप स्टॉक मार्केट में हो और आप 17% से बड़ी अप्रोच रखते हो, तो आपको तकलीफ़ कहाँ होने वाली है पता है? कहाँ होने वाली है? आपके रेशनल माइंडसेट में आपको तकलीफ़ मिलेगी। आप सही तरीका लगा ही नहीं रहे हो। अब ये 17% मार्जिन में मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, मान लीजिएगा, है नहीं यार, ठीक है मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए थे। अब मैंने उसको अगर बिज़नेस में लगाया है, तो अगर मैं उसको बिज़नेस में लगा करके 17% मार्जिन जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, 17% मार्जिन जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको किसी बॉन्ड में लगाया होता तो मुझे वहाँ पर 6-7-8% का रिटर्न मिल जाता, बिना कुछ किए मिल जाता। फिर से ये ध्यान रखिएगा, बिना कुछ किए मुझे 6-7-8% का रिटर्न मिल जाता। हाँ, टैक्सेस वगैरह देने पड़ते, बाकी इस पर भी इनकम टैक्स वगैरह देना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रॉफिट में से निकाल करके देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेसेस को काफ़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। कोई आपदा आ जाती है, बिजनेसेस ही उसमें दान करते हैं, बहुत सारी जगहों पे इनके NGOs वगैरह भी चलते हैं। खैर वो बात कंपनी की है, और बहुत सारी कंपनियां ये सब काम नहीं भी करती हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अब समझिए 6-7-8%, मैं इसमें से 7% निकाल देता हूँ, एक बीज की वैल्यू लेता हूँ, 7% आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप 7% तो घर बैठे कमा सकते हो। यानी कि बिजनेस करके आपको फ़ायदा कितना हुआ? 10% का, ठीक है। वो कंपनी बिजनेस कर रही है, उसका इतना बड़ा नाम है, वो कंपनी दिन भर मार्केट में मेहनत करती है, दिन भर अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोकस कर रही है, स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रही है, नए प्रोडक्ट पे, एक्सपायर्ड हो गए प्रोडक्ट्स को कैसे डील करना है, सरकार से कैसे डील करना है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी से कैसे डील करना है। मतलब सब कुछ कंपनी, सारे, मतलब जिसको कहते हैं ना, सारे 3-5 कंपनी उसमें लगा करके कुछ भी कर करके बिजनेस कर रही है, मेहनत कर रही है, और कितना कमा रही है? 10%, नेट 10% उस मेहनत का उसको फल मिल रहा है, क्योंकि 6-7% तो ऐसे ही हवाई मिल जाता है। अब आप सोचिए, बहुत सारे, या यूँ कह सकते हो कि बहुत सारे बिजनेसेस डेट फ्री नहीं होते हैं, वो कर्जा लेकर के करते हैं। अब आप जब कहीं से जा कर के लोन लेकर के आओगे, तो आपको बिजनेस लोन, जैसे कि 6-7-8 बॉन्ड दे रहा है, बिजनेस लोन आपको 9-10% पे मिल जाएगा। बहुत बड़ी कंपनी हो गई तो 8-9%, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई 7-8%, ठीक है। और जैसे जायंट कंपनियां हो गई तो आप उनको समझ सकते हो, मतलब 6%, 5% के नीचे तो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी ब्याज, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव वगैरह आ जाए तो अच्छी बात है, वो भी शुरुआती समय के लिए होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी हो जाने के बाद सरकार हर जगह इंसेंटिव नहीं देती है, ठीक। अब आप सोचिए कि अगर आप लोन लिए होते तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डेंट पड़ता, मतलब आपका मार्जिन 10 से घट करके 9 या 8 ही रह जाता। ओवरऑल आपको बिजनेस करने का रिवॉर्ड क्या मिला? 8% का। और आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। ये सेक्टर वाइज ये चीज़ें डिफ़र करती हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो बड़े बड़े मार्जिन पे काम करते हैं। मैं सिर्फ एक कंपनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये कंपनी अभी हमारे रिसेंट जो हमने वो बनाई थी ना, उसमें फिट होती है। वो बनाई थी ना हम लोगों ने एक लिमिट की, इस लिमिट के ऊपर, इस लिमिट से ज़्यादा ये स्टॉक ना गिरा हो, उसमें ये फिट होता है, इसीलिए इसका एग्जांपल लिया। कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रिटानिया ही पसंद है, आप और भी FMCG के स्टॉक्स हैं उनको चूज़ कर सकते हो, और उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो गिरे भी नहीं हुए हैं, ठीक। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था कि आपको मैं एक अप्रोच दे सकूं कि आप मार्केट को सही तरीके से देखना सीखो। एक बंदा जो कई हज़ारों करोड़, इवन कई लाख करोड़ खर्च करके बैठा है, और वो किसके पीछे परेशान है? 8-10% मार्जिन के पीछे।
ठीक है, क्योंकि उसको बैठे बैठाए घर बैठ के उसको 8% सरकार दे रही है। ठीक, उसके बाद भी अगर आप ये सोच लेते हो कि मैं स्टॉक मार्केट से हर साल 50% रिटर्न बनाऊंगा, 40 बनाऊंगा, 30 बनाऊंगा, या अगर आप शुरुआत में आए हो 20 भी सोचते हो, तो भी ये गलत है। भले ही हिस्टोरिकल रिटर्न सेंसेक्स का 15-16% रहा हो, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसे नहीं रिटर्न आया कि ऐसे बाजार ऊपर जा रही है, वो बहुत उतार चढ़ाव के साथ आता है। और वहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि बुल रन और जो बियर रन आता है, इसके बीच में आप कभी बेस्ट अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने एकदम बॉटम पे खरीदा और टॉप पे बेच लिया। गलतियां सबसे होती हैं, और ऐसा नहीं कि बड़े देशों में नहीं होती हैं। आप अमेरिका में जाकर के देखो, हमसे ज़्यादा उनकी स्टॉक मार्केट की हालत ख़राब है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही नहीं, उनके यहाँ तो बहुत अलग अलग तरीके के लेवल के मतलब फ्रॉड हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा हुए हैं, मतलब इन्वेस्टर्स के द्वारा बड़ी गलतियाँ हुई हैं और बड़े लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया है। तो ऐसा नहीं कि हम खुद को ही दोषी ठहरा के बैठ जाएं कि हमारे साथ ही हो गया, मेरा पोर्टफोलियो 20% 30% नीचे हो गया। तो ये नई अप्रोच मैंने आपको कुछ जो देने की कोशिश करी, इसको आप समझिएगा। एक्चुअली ये नई अप्रोच नहीं है, बहुत ही पुरानी अप्रोच है। ये होता है एक बिजनेस अगर आप रियल मार्केट में करने जाओगे ना, कभी बिजनेस करके देखना, वो कहते हैं ना, क्या कहें, भाषा अपनी अपनी यूज कीजिएगा, छूट जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं, ठीक है। और एकदम देसी भाषा यूज़ करनी हो तो आप लोग में से बहुत सारे लोग समझ भी होंगे, एकदम वही होता है। कभी करके देखो, छोटा ही बिजनेस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप उस बिज़नेस में पैसा लगा रहे हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ स्कोप है। कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा बढ़िया मार्जिन रखते हैं। आपको ऐसे बिजनेसेस ढूंढने भी चाहिए जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, जो अच्छे खासे रिजल्ट दे रहे हो, और इतनी मतलब क्या कहें इसको, फ्लेक्सिबिलिटी ही कह सकते हैं ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्टॉक मार्केट देता है, कमाल है। बस आप उस कमाल में से एकदम कचड़ा जब पकड़ के बैठ जाते हो ना कि मैं आया हूँ इन्वेस्टिंग करने, बन रहा हूँ ट्रेडर, और ट्रेडर की कोई खूबी आपके पास है नहीं। मैं ऐसा नहीं आपको ट्रेडिंग करने से रोक देता हूँ, ट्रेडिंग करने से मना करता हूँ, लेकिन उसमें आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड, ये वो फलाना ढिमाका 35 चीज़ रखनी पड़ेगी दिमाग में। इन्वेस्टिंग बहुत ही मस्त मिजाज लोगों का काम है यार। मेरे पास अच्छा स्टॉक मैंने पसंद कर लिया, और उसमें भी बहुत गणित नहीं लगाने की ज़रूरत है। ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इसका रिजल्ट आप जा करके देखो, मैं तो वो भी नहीं कहूँगा। चार्ट आपको सारी कहानी बता रहा है, और चार्ट सिर्फ 1 साल का नहीं, 2, 3, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का देखो, पूरी कहानी आपको चार्ट बता रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है, अच्छा स्टॉक समझ गए। अब जाकर के रिजल्ट देख लो क्यों अच्छा है, वहाँ से आपको कारण भी मिल जाएगा। नहीं आता रिजल्ट देखना, किसी से दिखवा लो, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। मैं आपको सलाह देता हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको सलाह देते रहते हैं, वहाँ उनकी सलाह मानो, और उनकी सलाह ऐसे मत मान लो कि तुरंत जाकर के खरीद लो। ये देखो कि अगर मैं इनकी सलाह 5 साल पहले आकर के मान लिया होता और उसी स्टॉक का चार्ट देखो, तो क्या मुझे प्रॉफिट होता, क्या मैं अच्छा डिसीजन ले पाता। तो अगर आपको ये फील होता है कि हाँ मेरा डिसीजन अच्छा होता, तो उनकी सलाह मानो, कोई भी हो वो बंदा, ठीक है। अब आपको ये बताने वाले बहुत मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट से 25%, 50% कैसे कमाएं, 60% कैसे कमाएं, लेकिन मेरे जैसा डिमोटिवेटर आपको नहीं मिलेगा। और मैं डिमोटिवेट आपको इसीलिए करता हूँ कि आप मार्केट में औने पौने रिस्क ना लो, औने पौने तरीके से यहाँ पर आकर के काम ना करने लगो। क्योंकि दोस्त, मुझे पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और मुझे इस बात का मतलब बहुत दुख भी होता है कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे कि LIC के केस में क्या हुआ, 20,000 करोड़ का IPO 60,000 करोड़ रुपए लेकर के बैठ जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वो मतलब होता है ना कि अपेक्स लेवल पे बैठे हुए लोग किस तरीके से जगा देते हैं कि आओ बेटा पैसे लगाओ, आओ बेटा पैसे लगाओ, और उन्हीं का पैसा डूब गया। अभी 30% यार गिर जाना, और LIC का मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ रुपए नीचे है। आप कहोगे कि वो रिकवर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन IPO में लोग पैसा क्यों लगाते हैं, इंस्टेंट गेंस के लिए, ठीक है। बाकी सबको पता है IPO में स्टॉक जो भी आते हैं वो महंगे ही आते हैं, जिनको इंस्टेंट गेन चाहिए होता है वही लगाते हैं, और सब वही कह के लगवा भी रहे थे। लॉन्ग टर्म कह के अब आपको परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब 30% नीचे में आपको कहूँ बेच दो, तो ये भी तो गड़बड़ बात है ना। सवाल वहाँ पर भी आ रहा है, तो आप समझ गए होगे। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, सवाल आया था कि सर मैं जब से मार्केट में आया हूँ, मुझे कभी भी ऐसा 3-4 महीना नहीं गया कि मुझे नेट लॉस हुआ हो, और अभी लॉस हो गया, और ये लॉस जो है वो 15% के आसपास का है। मैंने उनसे सवाल पूछा कब आए हो मार्केट में, बोले 2 साल हो गया। हम कहा यार कमाल के समय पे आए थे, तो बाजार आपको दे रही थी, आपकी कोई बहुत बड़ी कलाबाजी नहीं थी। बुल मार्केट में आप लल्लू पंजू को लेकर के आ जाओ बाजार में, वो भी पैसा बना लेंगे, आज खरीदेंगे 10 दिन बाद उनका स्टॉक ऊपर रहेगा। असली गणित फेल हो जाती है ऐसी बाजार में। यहाँ पर स्टॉक जहाँ खरीदोगे वहीं से गिरेगा, जहाँ खरीदोगे वहीं से गिरेगा, जहाँ खरीदोगे वहाँ से और गिरेगा, और तेज़ी से गिरेगा।
और गिरने के बाद और गिरेगा, गिरने के बाद और गिरेगा, फिर क्या करोगे? फिर जब आपकी अप्रोच इस तरीके की होगी, आप स्मार्ट SIP वाली वीडियो देखे होगे, आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें पता होंगी, आपको फंडामेंटल चीज़ें अगर पता होंगी तो आप घबराओगे नहीं। आपको खुद पता है कि मार्केट मेरे लिए ही बैठी है, मेरे लिए ही परफॉर्म करेगी, क्योंकि मुझे अपने देश पे भरोसा है, अपने देश के बिजनेसेस पे भरोसा है। अगर मेरे देश के बिजनेसेस कमाल करेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो भी कमाल करेगा, क्योंकि उन्हीं बिजनेसेस में मैंने पैसा लगाया है। और वो बिजनेसेस जब मार्जिन कमाएंगे, यानी कि मार्जिन पे पैसा कमाएंगे, तो वही पैसा रिफ्लेक्ट होता है ना EPS में। EPS वहीं से तो आता है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 3 तरीके के मार्जिन होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, उनको आप सीख लेना कि ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो जब आप इनको जाकर के सीखोगे ना, तो वहाँ से आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। तो चलिए, अभी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। हाँ, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियो में। आई होप आप यहाँ से कुछ नया सीखे होगे, नया नहीं भी सीखे होगे तो मेरी वीडियो को थोड़ा सा सीरियस लिया करो, ऐसी वीडियोस को खास करके, क्योंकि वो आपको वो जो बातें बताई गई हैं ना, वो मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता, क्योंकि आप में से कई सारे लोग कहेंगे बड़े एक्सपीरियंस वाले हमको 50-50 साल वाले ज्ञान देते हैं, तो मैं वो बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप उनको बैक टेस्ट करके ज़रूर चेक किया करो, और रियल में जा कर के चेक किया करो। कभी किसी बिजनेस करने वाले बंदे से पूछो कि वो अगर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है ना, तो कितना कमा ले रहा है महीने का, और उसका फिर परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेना, साल भर का कितना कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये तीनों ही कमाल के होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये 30-30, 40-40, 50-50% पे होते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। वो छोटे लेवल पे हो पाएगा, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनियाँ, ये मतलब इनका प्रोडक्ट मार्केट में कम होता है तो ये ज़्यादा मार्जिन लेती हैं, आप समझ गए होंगे, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा रिस्की कंपनियाँ हैं ये। ठीक, अब अगर वो ज़्यादा मार्जिन ले रही हैं, कोई एक बड़ी कंपनी आ गई, वो कम मार्जिन के साथ सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट ला करके मार्केट में रख दी, उनका तो बिजनेस चौपट हो गया ना। अब यही चीज़ हमको स्टॉक मार्केट में भी दिखती है कि छोटी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा रिस्की होती हैं। इसी कारण, ये एक ही कारण नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन लगभग ऐसी ही चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं, क्योंकि उनको डिसरप्ट किया जा सकता है। कोई मार्केट में तकलीफ़ आ गई, जैसे अभी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, इसमें बहुत सारी कंपनियाँ, रिसेशन चल नहीं रहा है, आ सकता है, तो उसमें बहुत सारी कंपनियों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और जैसे कि मैंने ब्रिटानिया के केस में आपको समझाने की कोशिश की कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, भाई साहब, ये आपको तकलीफ़ दे रहा है, और इतने बड़े ब्रांड को जब तकलीफ़ दे रहा है तो हम आपको तो देगा ही। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े हैं तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसकी भी तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। कंपनी कितना, कब तक मार्जिन पे अपने डेंट लेकर के बैठी रहेगी, समझ गए? तो कंपनी को अपने मार्जिन को अंडर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। कंपनी हमेशा मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि 18.3 से मार्जिन घट करके 17 हो गया तो वो उसी पे मेंटेन करे, या फिर 16 के मार्जिन से या 15 के मार्जिन से वो संतोष करेगी। उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18, 19, 20 लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक अच्छा मार्जिन माना जाता है ब्रिटानिया जैसी कंपनी के लिए। लेकिन उसको करने के लिए क्या होगा, उनको अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना होगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि हम सबको भी तकलीफ होगी। जब हमको आपको तकलीफ हो रही है, कंपनीज़ को भी तकलीफ होगी। तो छोटी कंपनियों में अगर आप पैसे लगाना तो ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा सोच समझ के लगाना, ठीक है। तो रेशनल माइंडसेट जो मैंने कल बात की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप ये वीडियो को फिर से दोबारा देख लेना। अगर कुछ मिस हो रहा हो या फिर कुछ आपको बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, तो वहाँ पर आपको बातें बताई जाएंगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई बताना ज़रूर कमेंट करके। कोई सवाल हो बढ़िया वाला, बड़ा वाला, तो niftyindia.in विजिट कीजिएगा, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाइएगा, नाम, ईमेल आईडी और मैसेज अपना भेज सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।